नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी अकेडमी पर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 9 हिंदी निबंध। यानी जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में जो भी निबंध लगे हुए हैं उन्हीं की आज से हम श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी निबंध। तो आज के इस पहले निबंध की बात हम करेंगे, वो है हमारा भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंद्र जी का है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम इसके मूल पाठ व तथ्यपरक अध्ययन करेंगे। यानी एक तो हम इसका मूल अध्ययन करेंगे निबंध का, और दूसरा इसका हम तथ्यपरक अध्ययन करेंगे कि इस निबंध से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य हैं उन पे हम बात करेंगे। साथ ही हम जो यूजीसी में अब तक के क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू, उनको भी साथ साथ देखेंगे कि इससे निबंध से अब तक यूजीसी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो उनको भी हम साथ साथ देखेंगे। क्योंकि दोस्तों इसके माध्यम से हमें ये पता लगेगा कि यूजीसी दरअसल क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है। तो इसको हम साथ साथ देखेंगे, तो इससे हमें सहायता मिलेगी कि हम निबंध के कौन कौन से बिंदुओं पर, कौन कौन सी लाइनों पर ध्यान दें, कि हमें पता लगता है कि ये लाइन हमारे हिसाब से क्वेश्चन में आ सकती है और नेक्स्ट एग्जाम में ये एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ हम स्टार्ट करते हैं निबंध अपना। तो सबसे पहले हम निबंध में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम आज कौन सा निबंध कर रहे हैं। तो वो है हमारा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1884। ठीक है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष क्या है हमारा, 1884 है, जो भारतेंद्र जी का निबंध है। तो निबंध पर जाने से पहले हम, निबंध पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम भारतेंद्र जी के बारे में देखें कि लेखक के बारे में हमें जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल वो लेखक और उसकी जो विधा है उससे जुड़े हुए की बात करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे भारतेंद्र जी के बारे में। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। तो भारतेंद्र जी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम भारतेंद्र जी के बारे में देखें तो सबसे पहला हमारा बिंदु है कि राजा शिव प्रताप सितारे हिंद भारतेंद्र के विद्या गुरु थे। यानी मैंने इसमें वही बिंदु लिए हैं जो भारतेंद्र जी से एग्जामिनर पूछ सकता है। मैंने फालतू के इसमें बिंदु नहीं रखे हैं भारतेंद्र जी के बारे में, जो अनावश्यक मुझे लगे वो मैंने नहीं रखे हैं। तो सबसे पहले है कि भारतेंद्र जी के गुरु कौन थे, जो विद्या गुरु थे, तो वो कौन थे, राजा शिव प्रताप सितारे हिंद। यानी राजा शिव प्रताप सितारे हिंद को भारतेंद्र जी अपना विद्या गुरु मानते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंद्र के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए हैं। यानी भारतेंद्र जी के निबंधों की बात करें तो सबसे पहले उनके जो निबंध है वो हरिश्चंद्र चंद्रिका उनकी पत्रिका थी, उसी में उनके ये निबंध प्रकाशित हुए थे। तो कौन सी पत्रिका उनकी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। वैसे तो भारतेंद्र जी ने दो पत्रिका निकाली हैं, लेकिन जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है उसमें उनके प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने उनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंद्र के निबंध शीर्षक से प्रकाशित किया। यानी भारतेंद्र ने वैसे तो बहुत सारे निबंध लिखे हुए हैं, लेकिन जो उनके निबंधों का संग्रह है वो किसने किया है, तो डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु आप ध्यान रखना कि डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने उनके निबंधों का संग्रह किया है, और किस नाम से किया है, तो वो है भारतेंद्र के निबंध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु है हमारा, भारतेंद्र को शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। यानी हिंदी का पहला निबंधकार भारतेंद्र को किसने स्वीकार किया है, तो वो किया है शिवदान सिंह चौहान ने। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जो भी बिंदु मैंने लिए हैं इसमें ये इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, इन्हें आप ध्यान रखना। तो भारतेंद्र को पहला निबंधकार किसने स्वीकार किया है, तो शिवदान सिंह चौहान जी ने किया है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की बात करें तो उन्होंने भारतेंद्र जी के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने बोला है कि
कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। यानी भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। दोस्तों उन्होंने कविता भी की है एक तरफ उन्होंने नाटक की भी शुरुआत की है और एक तरफ उन्होंने निबंध भी लिखे हैं। दरअसल दोस्तों भारतेंदु की बात करें तो भारतेंदु उस युग के रचनाकार हैं। भारतेंदु का समयकाल हम देखें तो वो 1850 से 1900 है। भारतेंदु युग का अगर हम कविता में देखें तो 1850 से 1900 का है काल है। और यही काल अगर हम देखें तो 1850 से लॉर्ड कर्जन जो लॉर्ड डलहौजी जो इस हमारे ब्रिटिश शासन में था, तो उसने जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए वो तभी किए थे। ठीक है दोस्तों। और इसी समय में 1857 में हमारा पहला विद्रोह हुआ था, राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति। और फिर इसी में हमारा 1858 के बाद जो हमारा शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हट के इंग्लैंड ने खुद अपने हाथ में लिया था, ब्रिटिश सत्ता आई थी। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होना। तो इन सभी बदलावों में एक बदलाव और हुआ था, तो वो हुआ था निबंधों में निबंध के हिसाब से, गद्य के हिसाब से। दरअसल जो निबंध है वो गद्य में आता है, तो गद्य के हिसाब से एक और परिवर्तन हुआ था अंग्रेजों ने साथ साथ में कि प्रेस का पहले आए थे। जब प्रेस आई थी तो प्रेस के माध्यम से जो भी लिखा जा रहा था वो तत्काल छपकर विस्तृत हो सकता था। तो इसी कारण गद्य का विस्फोट हुआ, इसीलिए कविता का स्वभाव थोड़ा हल्का हुआ और गद्य का विकास हुआ, उसी में निबंध का आविष्कार हुआ। तो ऐसे ही निबंध धीमे धीमे भारतीय न्यूज से ही निबंध की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो रामशरीफ चतुर्वेदी उनके बारे में क्या कहते हैं कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। ठीक है दोस्तों, ये तो रहे भारतेंदु जी के बारे में। अब अगर हम भारतेंदु जी के प्रमुख निबंधों की बात करें तो उनके निबंध बहुविस्तृत हैं। उसमें दिखाएंगे उन्होंने क्या क्या निबंध लिखे हैं। तो सबसे पहले उनके पुरातत्व संबंधी निबंध हैं। ठीक है दोस्तों। पुरातत्व संबंधी यानी जो पहले के अतीत को उन्होंने लिया है। तो इसमें क्या क्या है, रामायण का समय, काशी और मणिकर्णिका, ये उनके पुराण तत्व संबंधी निबंध हैं, पुरातत्व संबंधी। दूसरे हम इतिहास संबंधी निबंधों की बात करें तो इसमें है हमारा कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण और उदयपुरोदय। ठीक है दोस्तों, उदयपुरोदय, ये उनके इतिहास संबंधी निबंध हो गए। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ये निबंध अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप नेट जून की बात करोगे, दिसंबर जून 2024 नेट की बात करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा निबंध भारतेंदु जी का नहीं है। तो ये निबंध आपको ध्यान रखने हैं। और अगर हम उनके नेक्स्ट निबंधों की बात करें तो वो धर्म संबंधी भी उन्होंने निबंध लिखे हैं। तो उनमें कौन कौन सा है, तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, ये उनके धर्म संबंधी निबंध हैं। तदीय सर्वस्व, वैष्णवता, भारतवर्ष। और हम कला संबंधी निबंध की बात करें तो उसमें संगीत सार और जाति संगीत, ये उनके कला संबंधी निबंध है। और यात्रा संबंधी निबंध की बात करें तो बैजनाथ की यात्रा है। ऋतु संबंधी बात करें तो बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल। अगर नेक्स्ट हम जीवन चरित्र संबंधी निबंध की बात करें तो उन्होंने जीवन संबंधी भी निबंध लिखे हैं। तो वो हैं जयदेव का जीवन चरित्र, सूरदास का जीवन चरित्र, बीबी फातिमा, पांचवें पैगंबर। ठीक है दोस्तों। तो जीवन चरित्र निबंध उनके कौन कौन से हैं, जयदेव का जीवन चरित्र, सूरदास का जीवन चरित्र, बीबी फातिमा, पांचवें पैगंबर। नेक्स्ट निबंध है हमारा राष्ट्रीय भावना संबंधी। तो राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध कौन सा है हमारा, तो वो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध है। ठीक है दोस्तों। यानी जो हमारा जिस निबंध का हम पाठ करेंगे जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सा है, तो वो है राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने निबंध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध हमारा है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अगर हम हास्य व्यंग की बात करें तो हास्य व्यंग में है उनका स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। और साहित्य संबंधी निबंध की बात करें तो वो है हिंदी भाषा और नाटक। ठीक है दोस्तों। साहित्य संबंधी इस नाटक निबंध को ध्यान रखना क्योंकि इसी नाटक के माध्यम से हिंदी आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। अगर हम हिंदी आलोचना की बात करेंगे तो इसमें यही जो नाटक निबंध है इसी से हिंदी आलोचना की भी शुरुआत मानी जाती है। अगर अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है अन्य निबंधों की बात करें हम उनके, तो अन्य निबंध हैं उनके मित्रता, अपव्यय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक दोस्तों, अन्य निबंध में उनके ये आते हैं। तो ये निबंध आप ध्यान रखना कि उनके कौन कौन से निबंध हैं।
अब हम अपने निबंध पर चलते हैं, तो वो है हमारा निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इस निबंध के बारे में पहले मैं आपको कुछ बता दूं, इसकी विषय वस्तु क्या है निबंध की। तो इस निबंध को उन्होंने तब दिया था कि भारतेंद्र ने बलिया के ये दादरी मेले में, यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया, तो अभी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया, पहले ये अंग्रेज शासन की बात है कि भारतेंद्र ने बलिया के दादरी मेले में ऐतिहासिक भाषण के रूप में इसे लिखा था। यानी वो बलिया में एक दादरी मेला लगता था, उसमें वहाँ पे गए थे, तो वहाँ उन्हें भाषण देना था, उसी के लिए उन्होंने ये निबंध लिखा था। ठीक है दोस्तों, विषय वस्तु इसकी क्या है, तो देश की उन्नति, समय का सदुपयोग, आलस्य, त्याग और निज भाषा की उन्नति। उन्होंने निबंध में अपने को किस किस बिंदुओं को रखा था, तो देश की उन्नति, समय का सदुपयोग, आलस्य, त्याग और निज भाषा की उन्नति। ठीक दोस्तों, अब हम निबंध में आई पंक्तियों की बात करें, क्योंकि एनटीए में आपने देखा होगा, अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एनटीए वाले आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि किसी किसी निबंध में या उपन्यास में या कहानी में, नाटक में कोई 4 पंक्ति दे देगा कि उसमें कौन-कौन सी पंक्ति आई हैं, उन्हें क्रम से लगाइए, या कौन सी पंक्ति इस निबंध में है, या मिलान में दे देगा। तो ये पंक्ति आप ध्यान रखना, ये पंक्ति आगे हमारी मूल निबंध में भी आएंगी, लेकिन यहाँ एक बार देख लीजिए। तो पहली पंक्ति है हमारी, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। ठीक है दोस्तों, और दूसरी पंक्ति आई है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। ठीक है दोस्तों, ये पंक्ति मैंने क्रम से रखी हुई है जो निबंध में आई है। तीसरी पंक्ति है, अब की चढ़ी कमान को, जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआन एके, मारक एक सर। ठीक है दोस्तों, तो ये पृथ्वीराज के बारे में उन्होंने ये वाली पंक्ति कही है कि पृथ्वीराज के बारे में एक किंवदंती है कि वो शब्द भेदी बाण भी चला सकते थे, तो उसी का उन्होंने इसमें वर्णन किया था। और चौथी पंक्ति है हमारी, शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पंक्तियां हैं, ये आप नोट कर लेना। अगर हम प्रीवियस आए क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें से ये 4 पंक्तियां देके उन्होंने ये पूछा था कि ये पंक्तियां कौन से निबंध से ली गई हैं। तो इन पंक्तियों को आप देखना, ये क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है कि किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है, तो ये हमारी कौन सा है, दिल्ली दरबार दर्पण से है। ठीक है दोस्तों, ये पंक्ति हमारी कौन सी से है, दिल्ली दरबार दर्पण से है, इससे नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो एक क्वेश्चन हरिश्चंद्र जी के बारे में, भारतेंद्र जी के बारे में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो ये भारतेंद्र जी के बारे में पीवाईक्यू है। तो रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो इसमें हमारा पहला ही हमने देखा था अभी कि भारतेंद्र जी के निबंधों की हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें जो रामायण का समय है वो भारतेंद्र जी का निबंध है, हमने अभी देखा था। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा भारतवर्ष उन्नति निबंध है, उसका हम मूल पाठ का अध्ययन करेंगे, यानी निबंध का अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको बताता चलूँगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और जो लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है ये समझ लीजिए ये लाइनें इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम निबंध का अध्ययन शुरू करते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि छोटे से नगर बलिया। तो उन्होंने बलिया में जाकर बलिया के दादरी मेले में ये भाषण दिया था, तो बलिया नगर का वर्णन है इसमें। हमें इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। ठीक है दोस्तों, बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता, तो हम यह नहीं कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। यानी वो कहते हैं कि इस देश में जो भी हो जाए वो बहुत ही कम है, क्योंकि जब बनारस जैसे बड़े बड़े नगरों में नहीं कुछ हो रहा है, तो इसमें कुछ हो जाए तो ज़्यादा प्रशंसा के योग्य भी नहीं है। कोई बात नहीं। अब है, इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों न ऐसा हो। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, भारतेंद्र जी के सामने उस समय
उनके युग में एक समस्या थी, एक तरफ राजभक्ति, एक तरफ राष्ट्रभक्ति। ये क्वेश्चन हमेशा उठता है भारतेंद्र जी के, अगर हम बात करें कि उन्होंने राजभक्ति भी की है और राष्ट्रभक्ति भी की है। राजभक्ति दरअसल शासन के लिए होती है और राष्ट्रभक्ति है वो देश के लिए होती है। तो मैंने बताया अभी आपको पहले कि भारतेंद्र जी का जो समय था वो अंग्रेजी शासन का था। तो जब 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके हाथ से शासन छिनकर ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था। तो सबको लगने लगा था कि अब भारत का भविष्य है वो सही होगा, अब भारत का शासन सही होगा, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन का शासन है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। यानी वो इसमें जो वहाँ के कलेक्टर हैं उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, उसका भी सम्मान कर रहे हैं। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल बीरबल तोडरमल को भी उत्पन्न किया। यानी इसमें अकबर बीरबल का भी हवाला दिया गया है उन्होंने कि जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल बीरबल तोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, यानी जो वहाँ के कलेक्टर हैं, तो उन्हें क्या बताया उन्होंने, रॉबर्ट साहब अकबर हैं। यानी कलेक्टर की तुलना किससे की है, तो अकबर से की है। और जो मुंशी चतुर्भुज सहाय और जो उनके मुंशी होंगे चतुर्भुज सहाय, उन मुंशी बिहारी लाल साहब आज अबुल फजल और टोडरमल हैं। और जो उनके मुंशी हैं, तो मुंशी कौन कौन है, एक मुंशी चतुर्भुज सहाय और एक मुंशी बिहारी लाल साहब। इन दोनों को ध्यान रखिए दोस्तों, ये नाम इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे आपसे पूछ देगा कि इसमें उन्होंने किसको क्या बताया है, तो मुंशी चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल को क्या बताया है, अबुल फजल और टोडरमल। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी-अच्छी और बड़े-बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तान लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यानी वो हिंदुस्तानों के लोगों के बारे में क्या कहते हैं कि ये समझ लिए ये तो रेल के डिब्बे हैं, यानी रेलगाड़ी हैं। यानी इन्हें अगर आगे कोई इंजन लग जाए और तो ये आराम से अच्छी तरह चल सकते हैं, और क्या से क्या नहीं कर सकते ये लोग। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान को अपना बल कैसे याद आता है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पे एक चौपाई ली है कि का चुप साध रहा बलवाना। यानी हनुमान जी के बारे में एक कहावत है कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। अगर उन्हें कोई ये याद दिला दे कि तुम्हारे पास ये बल है या ये शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। वैसे ही उन्होंने भारतीय जनता के बारे में कहा है कि अगर इन्हें हनुमान जी की तरह अगर कोई बता दे कि तुम ये कर लो, तो ये तुरंत कर सकते हैं। सो बल कौन याद दिलावे, और ये बल उन्हें कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम। यानी वो जो वहाँ के राजा महाराजा हैं, उस समय के राजा महाराजा थे, उनसे सवाल करते हैं कि ये उन्हें कौन दिलावे, हिंदुस्तान के राजा महाराजा, नवाब, रईस या हाकिम। राजे महाराजाओं को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। और वो कहते हैं, उन पर व्यंग करते हैं कि राजा और जो यहाँ के हैं राजे महाराजे, उनको अपनी पूजा पाठ भोजन झूठी गप से छुट्टी ही नहीं है। हाकिम को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा। कुछ समय बचा भी तो उनका क्या ग्रह है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खो गए। बस यही मसल रही। यानी जो हाकिम हैं, जो वहाँ के कलेक्टर हैं, अंग्रेज लोग हैं, उन्हें भी क्या ज़रूरत है कि वो अपना काम छोड़कर, सरकारी काम से फुर्सत ही ना मिलती उन्हें, फिर बाल घुड़दौड़ और फिर थिएटर, इन्हीं में उनका समय चला जाता है। और उन्हें क्या ज़रूरत है कि हम लोगों से, वो काले आदमियों, गंदे गरीबों से इतना समय अनमोल वो अपना खो गए। तो बस यही मसल रही। और वो एक पंक्ति लिखते हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। फिर वो आगे लिखते हैं कि 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौंक सौक, बीच वाला बोला गम सम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। तो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिच्छिन्न बढ़े। यानी वो जब हिंदुस्तान की वर्ड व्यवस्था है उसमें कहते हैं कि जब आर्य लोग आए थे, तो भी तो यहाँ के राजा और ब्राह्मणों का ये फर्ज था कि वो यहाँ पे यहाँ के लोगों को पढ़ाते, उन्हें नीति की बातें बताते, विद्या बताते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब भी वो कर सकते हैं। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने इन्हें घेर रखा है। लेकिन और वो कहते हैं कि इन्हीं लोगों की जो निकम्मापन है, इसी ने लोगों को घेर रखा है।
यानी जो पंडित लोगों पर भी व्यंग कर रहे हैं। और आगे वो कहते हैं, बोध धारो मत्स्य ग्रस्ता प्रभा समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब कि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गत लिखी है, वो ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की जो अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, जब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बना रहे हैं। यानी वो लोग कहते हैं कि पहले पहले हमारे जो पुरखे थे, यानी जो हमारे पहले के लोग थे, अब इन लोगों को कौन बताए कि उन्होंने जंगल में रहते हुए पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह यानी पहले के जो आर्यभट्ट हैं, जो पहले के आविष्कार हैं, जो हमारे यहाँ हुए हैं, उन्हीं का हवाला देते हैं कि हमारे यहाँ की विद्या इतनी भी बेकार नहीं है। अगर हम पहले के अपने लोगों का भी अनुसरण करें, फिर भी हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। यानी अब समय ऐसा है कि उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है, क्योंकि वो पश्चिम की बात करते हुए कहते हैं कि अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट तोड़े जाते हैं। यानी जो पाश्चात्य में विज्ञान, कला आदि में जो परिवर्तन हो रहे थे, आज आदि में जो नए-नए आविष्कार हो रहे थे, उन्हीं की बात करते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। यानी जो पश्चिम के देश हैं, वो उनमें होड़ लगी हुई है कि पहले हम आविष्कार करें, पहले हम ये करें, पहले हम वो करें। उस समय हिंदू का टिया बाड़ी खाली खड़े-खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं, वो कुछ नहीं करते। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर के भी लाज नहीं आती। और वो कहते हैं कि जो जापानी लोग हैं, उनको भी देख के इन्हें कुछ नहीं होता। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा, फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। और वो अपने समय को देखते हुए कहते हैं कि हमारा जो समय है, वो ऐसा समय है, अगर हम अभी पीछे रह गए, तो फिर हम पीछे ही रह जाएँगे। लूट की इस बरसात में भी, और वो कहते हैं कि लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। और वो कहते हैं कि वैज्ञानिक, जो हमारे पश्चिम से जो अंग्रेज आए हुए हैं, अगर हम अंग्रेजों के माध्यम की जो विद्या का अगर हम कुछ साथ ले लें, तो हम क्या नहीं कर सकते। अगर हम अब भी आँखों पर मूर्खता की पट्टी बांधे रहे, तो ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है। यानी जो भारतीय जी हैं, तो उनको ये बात किसने कही थी, तो उनके मित्रों ने उन्हें सुझाव दिया था कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो, इसके लिए आप कुछ कहें या आप कुछ भाषण दें। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए प्रेरित उन्हें किन्होंने किया था, तो उनके मित्रों ने इसके लिए उन्हें प्रेरित किया था। ठीक दोस्तों, तो उन्होंने एक भागवत में एक श्लोक है, रसदेव मादम्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकलभम गुरु कर्णधारम। ये आप देख लीजिए, इस संस्कृत का श्लोक दिया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर भी मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, वो अगर मिल जाए तो उस पर भी गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता। पर इतना पाकर भी मनुष्य अगर इस संसार में तर न पाए, अपना इसमें कल्याण न कर पाए, तो उसे आत्महत्यारा कहना ही चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें, तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय जी सोचते हैं कि अंग्रेजों की, अगर हम इतना सब कुछ अंग्रेजों से हमें मिल रहा है, अंग्रेज जो जो हमें सामान दे रहे हैं, अंग्रेज दरअसल उस समय जो परिवर्तन कर रहे थे, रेलगाड़ी है और बिजली है, ये इन सब में जो हिंदुस्तान में वो परिवर्तन कर रहे थे, इतना सब कुछ दे रहे थे, और इन सब के बावजूद अगर हम उन्नति न कर पाएँ, तो इस पे हमें परमेश्वर का कोप ही समझें।
सास और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह भी न देखें और बोले भी न तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेज के राज्य में भी जो हम अंग्रेजों के राज्यों में जो हम मेंढक काट के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। यानी वो कहते हैं कि अगर अंग्रेज तो हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे, अगर हम इनसे कुछ सीख न ले पाए तो फिर हमारा क्या, फिर तो हम काट के उल्लू ही रह जाएंगे। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। लोग कहते हैं कि अगर मैं ये बात उनसे बोलूं तो फिर लोग कहेंगे कि हमें पेट के धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यानी वो कहते हैं कि तुम्हारा पेट तो भरा है लेकिन तुम्हें दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटे साफ किए। यानी वो पश्चिम के देशों की बात करते हैं तो उनसे उनकी तुलना करके कहते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने एक हाथ से तो अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से अपनी तरक्की की और अपनी उन्नति के कांटे हैं वो साफ किए। यानी एक तरफ वो अपने देश में जो खेती है उसको भी संभाल रहे हैं और दूसरे तरफ हम देखें तो वो अपनी उन्नति के रास्ते भी बना रहे हैं। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते जाते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। और वो कहते हैं कि अगर वहाँ के लोगों की बात करें तो वहाँ के लोग, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी किसान होते हैं, वहाँ भी खेती होती है, गाड़ीवान होते हैं, मजदूर होते हैं। किसी देश में ये तो है नहीं कि सभी संपन्न हों, लेकिन जो वहाँ के गरीब लोग हैं वो भी अगर उन्हें जरा सा समय मिले तो वो भी वही काम करते हैं कि अगर किसी मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अखबार अपना साथ रखेंगे या और कुछ करेंगे। यानी वो और सही बातों में अपना सदुपयोग करेंगे, समय का सही उपयोग करेंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो उतनी देर या तो हुक्का पिएंगे या गपशप करेंगे, और गपशप भी करेंगे तो वो निकम्मे। वहाँ के लोग गप ही में देश का प्रबंध छाँटते हैं, और वहाँ के लोग हैं तो वो गप करेंगे तो वो अपने देश की दशा के वर्णन का ही वर्णन करेंगे। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन्न भी व्यर्थ न जाए। यानी वहाँ के लोगों का मतलब है कि एक समय का हमेशा सदुपयोग हो, एक भी समय का व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है, और हमारे यहाँ पे जो जितना निकम्मा होगा उसे उतना ही अमीर समझा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे देखें हम। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। यानी यहाँ पे आलस इतना है, उसकी वो बताते हैं कि मलूक दास का दोहा है ये। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसाहिबी, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इसके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपए मिले। और यहाँ के लोगों का क्या है, अमीरों के लड़के देखें या मुहासिबी दल्ला अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी को जमा मार लेना। यानी यहाँ के नौजवान के पास और काम ही क्या और रोजगार ही क्या है, वो सब यही सोचते हैं। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। यानी वो हिंदुस्तान की दशा का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि यहाँ इतनी दरिद्रता है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाए फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। मुर्दम मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या है, एक मिनट दोस्तों, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो तो दिन दिन बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे यहाँ का रुपया है वो दिन दिन कम होता जा रहा है।
तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। और वो कहते हैं कि अब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है, बस साथ साथ हमारा रुपया भी बढ़े, और ये सब बुद्धि के बिना नहीं हो सकेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। और वो जब जनता को संबोधन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाइयों, तुम राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। और वो कह रहे हैं, से साथ ही वो धर्म में भी चोट कर रहे हैं, धर्म पर भी व्यंग कर रहे हैं कि ना तुम पंडित जी से इतनी उम्मीद रखो कि वो कुछ ऐसा बतलाएंगे जिससे देश और विद्या या बुद्धि बढ़ेगी। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोक पुकरवाओगे। दौड़ो, इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब कब राम जनकपुर आए हैं, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तांबे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तांबे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा। यानी दोस्तों, पढ़ा होगा आपने पृथ्वीराज चौहान, जो हमारा हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। उसमें ऐसा वर्णन है जो चंद्रधर कवि के द्वारा किया गया है कि उसमें जो पृथ्वीराज चौहान जो हमारे यहाँ का राजा था, तो उसको जब यहाँ से कैद करके जब पश्चिम में ले जाया जाता है शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से, तो वहाँ पे वो बाण उसकी आंखों की पट्टी बांध देते हैं और पृथ्वीराज से कहते हैं कि वो शब्द भेदी बाण चला लेते हैं। तो जो पृथ्वीराज के साथ उसका उनका कवि भी था, तो उन्होंने ये बता दिया था कि जैसे ही गयासुद्दीन हूँ करे वैसे ही आप उसी तरफ बाण चला देना। तो उसी का वर्णन है। तो इसमें एक पंक्ति है कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआड़ इक्के मारे इक्के सर। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी, इस समय सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम्हें रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, विवाह में, वृद्ध में, स्त्री में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। यानी वो कहते हैं कि अभी हमारे पास अंग्रेजों के संसाधन हैं, अंग्रेज हमारे साथ हैं, तो इनकी सहायता लेकर अगर हम अपने देश की उन्नति कर लें तो कर लें, और अगर अगर अंग्रेज हमें ऐसा ही छोड़ के चले गए तो फिर हमारे देश में उन्नति करना हमारे बस का नहीं है। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पंथ के कंटक हों। यानी और वो कहते हैं कि उन्नति के रास्ते में जो भी आगे बाधा उसको आप छोड़ो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मानक कृत्या तुम पृष्ठत स्वकार्य साधित धीमान कार्य ध्वसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चारों को वहाँ वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बात तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो उन्हें जड़ खोदकर फेंक दो। और वो लोगों को जब भाषण दे रहे हैं तो इतना तक बोल रहे हैं कि तुम समझ लो कि अगर तुम्हारे घर में कोई व्यभिचार करने आए तो तुम उसे किस किस शक्ति से तुम उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह तुम्हारी उन्नति के पथ में जो भी कांटा आए उसे तुम उसी तरह उखाड़ फेंको। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, बरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखें। अब यह प्रश्न है
अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। यानी वो कह रहे हैं कि अगर अब तुम बोलोगे हम तो जानते ही नहीं उन्नति या सुधार क्या है क्या नहीं है, तो फिर वो कह रहे हैं कि चलो मैं आपको बताता हूँ। तो वो फिर कहते हैं कि सब सुन्नियों का मूल धर्म है। यानी वो जो पश्चिमी देश हैं उनकी बात करते हुए कहते हैं कि सब सुन्नियों का मूल धर्म है, इससे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। यानी सबसे पहले हम धर्म की चर्चा करें तो इससे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है। यानी सबसे पहले वो अंग्रेजों की बात करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों की जो धर्म नीति और राजनीति है, दोस्तों ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान से देखना कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है, उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो। यानी वो जो अंग्रेजों के यहाँ धर्म है और अपने यहाँ के धर्म है, इन दोनों की चर्चा करते हुए कहते हैं तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारे बलिया का मेला का यही स्थान क्यों चुना गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10 5-5 कोस से ये लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का सुख दुख बांटें जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्धि हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। यानी वो 3 चीजें कहते हैं कि अगर हमारे धर्म में बात करें तो सबसे पहले आप ये बात सोचो कि ये जो मेला लगा है ये इसी स्थान पर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी दूर से जो ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पे आएँ और आपस में अपने अपने सुख दुख बांटें, और जो चीज़ें गांव में नहीं मिलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, वो यहाँ से ले जाएं। दूसरा कहते हैं एकादशी का व्रत, कि हम एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं, क्योंकि महीने में अगर हम 1-2 व्रत रख लेंगे तो इससे हमारे शरीर की शुद्धि होगी। और गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैरों पर डालते हैं, ऐसा विधान है। क्यों, कि जिससे जो हमारे शरीर की गर्मी है वो हमारे इस प्रकार सिर पे चढ़कर विकार न उत्पन्न हो। और आगे वो कहते हैं कि दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर की एक बार तो सफाई हो जाए। और वो दिवाली की कहते हैं कि दिवाली हम इसीलिए मनाते हैं सॉरी दोस्तों, दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही हमारी म्यूनसिपैलिटी है। यानी वो म्यूनसिपैलिटी का काम क्या होता है, तो उसका काम सफाई करना होता है। तो वो अपने यहाँ के त्योहार हैं तो उसकी तुलना उसी से करते हैं कि जैसे इनका भी सॉरी दोस्तों, तो वो हमारे यहाँ के जो त्योहार हैं उनकी तुलना किससे करते हैं, तो हमारे यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है उससे करते हैं कि उसका भी काम जैसे सफाई करना है वैसे ही हमारे त्योहारों का काम भी सफाई करना है। ऐसे ही सब पर्व सब तीर्थ व्रत आदि में कोई कीमत ही है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। यानी वो कहते हैं कि हमारे धर्म में जो भी आडंबर हैं, जो धर्म नीति और समाज नीति है, वो एक तरह से घुल मिल गई है और लोग उसी धर्म नीति समाज नीति को न समझकर ऐसे ही चले जा रहे हैं, उसका ऐसे ही अनुसरण किए जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि धर्म तो वास्तविक ये है कि हम केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन करें। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। और वो कहते हैं कि आगे चलकर
उन्हीं ऋषि मुनियों के जो वो वंश में आए हुए लोग थे, उन्होंने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर, उनकी बातों को न समझकर नई नई बातें और जोड़ दी, और तिथि व्रत स्थान तीर्थ नए नए उन्होंने बना दिए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। यानी वो कहते हैं कि उस देश काल में अलग समस्या थी, हमारा देश काल में जो अलग समस्या है, तो उनको आप एक बार विचार कीजिए कि उस समय क्या जरूरत थी, इस समय हमें क्या जरूरत है। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। यानी वो कहते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है कि जैसे जहाज का सफर नहीं करना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, ये सब छोड़िए, इन सब में विश्वास मत कीजिए। लड़कों की छोटेपन ही में शादी करके उनका बल, वीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। और वो कहते हैं कि जो बाल विवाह होते थे हमारे यहाँ, उस पर भी बोलते हैं कि अपने बच्चों की छोटे पे शादी मत कीजिए, उनसे उनके बल, वीर, आयुष्य में मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। यानी बच्चों को इतना समर्थ हो जाने दीजिए कि वो अपनी जीविका स्वयं चला सकें, तब उनकी शादी कीजिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें, लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं। वो कहते हैं कि सभी को पढ़ाइए, लड़कियों को भी पढ़ाइए, और सभी को पढ़ाइए, और उसके बाद वो वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। और जो हमारे धर्म में भी जो वैष्णव हैं, शास्त्र हैं इत्यादि में जो अलग अलग जो आडंबर हैं, अलग अलग धर्म हैं, उन सभी में आपस में झगड़ो नहीं, उन सबको एक साथ लेके चलो। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, जात में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। और एक प्रकार से सबका आदर कीजिए, किसी का कोई धर्म हो, किसी की कोई जाति हो, ऊंचा नीचा हो, उससे कुछ नहीं होता, आप सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। यानी वो लोग कहते हैं कि मुसलमान भाइयों को भी वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझे, न समझें। ठीक भाइयों की बात हिंदुओं से बर्ताव करें, ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। घर में आग लगे, सब जेठानी देवरानी को आपस का दांव छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जात नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं, फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। यानी वो कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म में तो मान लो कुछ व्यादाएं हैं, कुछ व्यवधान हैं, जैसे वहाँ विलायत जाना नहीं जा सकते, उनके यहाँ मुसलमानों के यहाँ रोक टोक नहीं है, लेकिन हिंदुओं में है। लेकिन खेद की बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने भी अब तक कोई, उनकी भी दशा में कोई सुधार नहीं है। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यानी अभी तक वो सब यही समझ रहे हैं कि दिल्ली लखनऊ में जो बादशाहत कहाँ कायम है, जो बादशाह हैं वहीं अब तक शासन चला रहे हैं। यारो बेदिन गए, अब आलम हठ धर्मी यह सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। यानी वो एकता की बात भी लेके चल रहे हैं। मीर हसन इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाना। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। यानी वो एक गजल लिखते हैं, गजल बोलते हैं इसमें कि शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी।
भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर भी लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। यानी जो गज़ल, शायरी वगैरह जो जो हमारी अरब देशों से आई हुई थी, उनको कहते हैं कि ऐसी किताबों से बच्चों को दूर रखो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो, अच्छी उन्हें शिक्षा दो। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, सौ सौ महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मंतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जात किसी रंग का क्यों न हो, वह हिंदू है, हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सब एक का हाथ एक पकड़ो। यानी वो सभी धर्मों को एक साथ चलने के लिए कह रहे हैं कि जो भी इस देश में रह रहा है वो इस देश का ही है, सभी आपस में हाथ से हाथ मिलाकर चलो। आगे वो कहते हैं कि कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। यानी वो कहते हैं कि अंग्रेज लोगों का जो शासन हमारे ऊपर है, यहाँ से जो हमारा, अगर भारती जी की एक पंक्ति हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि पैधन विदेश चल जाए यही अति ख्वारी। तो यही यहाँ पे बोलते हैं कि हमारी जो लक्ष्मी है वो कैसे दूसरे देशों में जा रही है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लकलाट का तुम्हारा अंग है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चरबी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी कारखाने नहीं हैं। जो भी वस्तुएं हैं वो हम आयात करते हैं, वो विदेशों से आती हैं। क्यों ना वो चीज़ें हमारे यहाँ बने, हम ही लोग ये चीज़ें बनावें। यह तो वही मसल हुई कि बेफिक्र मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे में तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी बातचीत करो। परदेसी वस्त्र और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। और अंत में क्या कहते हैं कि अपनी भाषा में ही उन्नति करो। यानी उन्होंने अपनी भाषा पर भी जोर दिया है और अपने स्वदेशीपन पर भी जोर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा निबंध खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको निबंध? जो भी निबंध में इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थीं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थीं, वो मैंने आपको सभी बताई हैं। तो दोस्तों, एक बार आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना आपको निबंध कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस निबंध की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी अकेडमी पर जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट निबंध की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।